बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। केजरीवाल कल शाम को तिहाड़ से रिहा हो गए। 20 दिन की जमानत मिली उनको, अंतरिम जमानत है, अर्थात उनको 2 जून को फिर से अपने को सरेंडर करना पड़ेगा तिहाड़ जेल के पास के अधिकारियों के सामने। अब जब से ये खबर आई कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, तब से पूरे देश में, खास करके सोशल मीडिया पर, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ाना चालू कर दिया। धज्जी उड़ाना चालू क्या कर दिया, कम से कम 3-4 ट्रेंड करने लगे सोशल मीडिया पे। और दोस्तों, अगर गौर से आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास में अपनी दलील है, वो आदरणीय है, पूजनीय है, लॉर्ड है, सब कुछ है। लेकिन प्रश्न उठता है कि भाई ये कोई पहला केस तो है नहीं। ओम प्रकाश चौटाला के साथ में 11 या 12 की बात है, मुझे डेट एग्जैक्टली पता नहीं, याद नहीं है, 2011 या 12 की बात है। वो जमानत पर थे, वो चुनाव प्रचार करने चले गए, उनकी जमानत रद्द कर दी गई और उनको फिर से उठा करके जेल में डाल दिया गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दे रहा है। मैंने जो लॉर्डशिप है वो क्या सोच करके ये कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से काफी खफा है। लोग कंटेम्प्ट के से भी नहीं अब डर रहे हैं। स्थिति ये आ गई है देश में दोस्तों कि लोग पहले जो है न्यायालय के अवमानना से डरते थे, लेकिन स्थिति, और ये सब कोर्ट के डिसीजंस के द्वारा हुआ है, कि लोगों में अब कोर्ट की अवमानना से भी डर जो है उसके जो दिमाग में था वो निकल चुका है। क्योंकि माननीय जो कर रहे हैं वो वाकई गलत है। हो सकता है उनके पास दलील होगी, जो लोग वकील हैं उसके 50 तरह को दलील देंगे कि नहीं यहाँ पे जो है लॉर्डशिप ने सही किया है। लेकिन आप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आप चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और क्यों ना कहा जाए, क्योंकि जब ये कल जमानत इनको दी गई है, उससे पिछले जब सुनवाई चल रही थी, सुनवाई के समय लॉर्डशिप खुद ही कह दिया कि हम आपको जमानत देंगे, शर्त ये होगी वो होगी, करना चालू कर दिया था। ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। पुरजोर विरोध का मतलब होता है पुरजोर विरोध करना। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय हैं, लॉर्डशिप हैं, वो नहीं माने और उन्होंने अंततः केजरीवाल को जमानत दे दिया। अब जमानत देने के बाद लोगों में अगला जो, एक तो पहले लोगों में गुस्सा था, रोष था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, लेकिन अब जो दूसरी तरफ लोग, अब तो जमानत दे ही दिया है। तो जमानत देने के बाद जो सबसे पहला प्रश्न लोगों के दिमाग में आया कि क्या ये व्यक्ति, हालांकि बहुत ही चतुर सुजान जो है ये नेता है, ये आपको अन्य नेताओं की तरह नहीं, ये अन्य नेताओं से भिन्न है, ये अन्य नेताओं से भिन्न है, ये मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ही चतुर नेता है। तो क्या ये चुनाव को प्रभावित कर पाएगा? पहले इसके जो प्रभाव का क्षेत्र, पहले उस पर मैं बात करता हूं। ये पंजाब में इसकी सरकार है, दिल्ली में इसकी सरकार है, और इंडी अलायंस के तहत कांग्रेस के साथ में इसका अलायंस जो है हरियाणा में है। अर्थात इन तीनों राज्यों को अगर जोड़ दिया जाए तो 30 सीट है, जिन 3 सीटों को ये माना जा रहा है कि प्रभावित करेगा। क्योंकि निकलने पे लोग इसको शहीद की तरह देखेंगे, जो ये खुद भी कहता है। लोग इसको कि देखो इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, मोदी के सामने नहीं झुका। जो मोदी के खिलाफ बातें करने वाले हैं उन लोगों का तो ये हीरो है ही। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या केजरीवाल कुछ कर भी पाएगा? सबसे पहले दिल्ली की बात कर दे। जब दिल्ली में ये 70 में से 67 सीट जीत चुका था, अर्थात अपने लोकप्रियता के चरम पर था, तब भी ये लोकसभा में इसका स्कोर 0 रहा था। 0 रहा था तब भी इसका स्कोर, तब भी एक भी सीट जीत नहीं पाया था दिल्ली में। वही पंजाब, जहां तक बात है, वहां पे 4 सीट एक बार जीत चुका है। और नो डाउट इसका वहां पे प्रभाव है। केजरीवाल जेल में अंदर रहे या केजरीवाल जेल से बाहर रहे, वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको सपोर्ट करता है। लेकिन वहां पे ये इंडिया अलायंस से बाहर है, अर्थात कांग्रेस के साथ में इसका कोई समझौता नहीं है। और बीजेपी अभी वहां पर एक शक्ति के रूप में उभर रही है, और अकाली दल का जो अवसान, उसका सांध्य काल आ चुका है, वो खत्म होते जा रहा है। हालांकि अकाली दल का प्रभाव अभी भी जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण इलाके, उनमें है, लेकिन ये खत्म होता जा रहा है। तो वहां पर भी ये कोई बहुत बड़ा करिश्मा, जो ये 4 सीट इससे पहले जीत चुका है, मुझे नहीं लगता कि 4 सीट की सीमा को
जो बैरियर है उसको तोड़ पाएगा। अब बात रही हरियाणा की। हरियाणा में त्रिकोणीय संघर्ष होगा कि चौकोणीय संघर्ष होगा, ये कहना अभी जो है संभव नहीं है। जहां तक लोकसभा की बात है तो लोकसभा में ये मान के चलिए कि बीजेपी वहां पे अजय है, वहां पे ये कुछ नहीं कर सकता है। ये सारे उछल कूद पिछले चुनाव में कर चुका है और इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि ये इसका जो प्रभाव क्षेत्र जिन 3 सीटों पर ये सीधे प्रभाव डाल सकता है, वहां पर ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है, या उस मैंने जो है उससे आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं। मैं जितनी सीटें पाया था उतने पर ही सीमित रह जाएगा। फिर लोग इसको इतना हीरो क्यों बना रहे हैं? तो हीरो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस को लगता है कि अब हम इसको लेकर के देश के हर कोने में घूमेंगे और इसको शहीद के रूप में दिखाएंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि केजरीवाल का जो मुख्य यूएसपी था वो था ईमानदारी। लेकिन पिछले 10 साल में जो इसके ईमानदार की छवि थी वो धीरे धीरे खट के अब ये बेईमान के रूप में ज्यादा लोगों के बीच में प्रचलित है। इसका कारण है क्योंकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे माना जाए कि आप वाकई ईमानदार हैं। शराब घोटाले में आप जो कहा करते थे कि साहब बस किसी पे आरोप लगे उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए और उसको सीधे जा करके जांच एजेंसी के सामने खड़ा हो जाना चाहिए, या जांच एजेंसी को उसको पकड़ के ले जा करके पीट के उससे कबूलवाना चाहिए। और इसकी ये जुर्रत हुआ करती थी। ये सोनिया गांधी के बारे में ये बातें कहता था कि सोनिया गांधी को उठा के ले जाए ईडी सीबीआई और उसको 4 डंडा मारे, टॉर्चर कर 4 दिन में सब कुछ कबूल देगी। ये इस लेवल का व्यक्ति है। ये बहुत बड़ा वागवीर है, इसकी जबान बहुत तेज चलती है। दूसरी चीज जो है कि जो केजरीवाल की ईमानदार की छवि थी, तो उस समय ये जो है जो आज के तारीख में इंडिया अलायंस के जितने बड़े नेता हैं ये सबको गाली दिया करता था। और आज स्थिति ये हो गई है कि ये उसी स्तर पे पहुंच गया है। केजरीवाल की जो है आज के तारीख में शरद पवार, लालू यादव और जो अन्य जो नेता सब है ये उन्हीं का स्तर पे पहुंच चुका है। तो अब ये दावा नहीं कर सकता है कि हम जो है ईमानदार हैं। भाई लालू यादव या शरद पवार इन सब के पीछे जो है एक जाति विशेष जो गोलबंद है, लेकिन इसके पीछे तो वो भी स्थिति नहीं है। और ये चालाक ये कितना सातिर है। जेल से छूटने के बाद ये सबसे पहले आज गया है हनुमान मंदिर। अभी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कम भाषण जो दिया है उसमें इसने क्या किया? इसने जय बजरंगबली इसकी बात की है कि उनकी बड़ी कृपा है। क्यों वो ऐसा कह रहा है? वो क्यों ऐसा कह रहा है? इसका सीधा सा कारण ये है कि उसको पता है कि जो इंडिया अलायंस के अन्य दल है वो मुस्लिम वोट के पीछे भाग रहे हैं, वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हुआ दिखाई दे रहे हैं। और जो पूरा हिंदू समाज है उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पार्टियां हमारी परवाह नहीं करता है, ये मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब यहाँ पे केजरीवाल की चालाकी देखिए। भाई चक्कर ये है कि वो इंडिया अलायंस में शामिल है और जहां पे वो खड़ा होगा वो भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा, और जब भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा इसका मतलब मोदी के खिलाफ खड़ा होगा। तो उसको जो मुस्लिम वोट है उसको अलग से सहलाने की जरूरत नहीं है। स्थिति देश में आज की तारीख में यह है कि आप मोदी विरोध में कुछ भी कीजिए, आपके पीछे तुरंत मुसलमानों का एक जत्था के खड़ा हो जाएगा। केजरीवाल इस चीज को भली भांति जानता है कि हमको मुसलमानों को अलग से सहलाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 1 to 1 फाइट होगा तो मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो हर हाल में हमें ही वोट देगा। तो उसको सहलाने की उसको जरूरत है हिंदुओं को, कि हिंदुओं वोट जो है हिंदू वोट को किस तरह से अपने तरफ किया जाए। और वहां समस्या यह है कि दिल्ली में जातिवाद जिस अनुपात में राज्यों में है भारत के, उस अनुपात में वहां पर नहीं है। तो आप किसी एक जाति विशेष को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। तो ये कर क्या रहा है कि पूरे के पूरे हिंदू वोटर्स को बजरंगबली का नारा लगा करके अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये इसका सातिरपन, ये जो है इसकी चालाकी है, धूर्तता है, जिसमें ये माहिर व्यक्ति है। तो यहाँ पर दिल्ली में वो निकलते के साथ में बजरंगबली का मंदिर पहुंच गया। मुसलमानों की तरफ उसने देखा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है बन का किधर जाएगा किधर, आके मैं हम ही को वोट देना है उसको। तो उन लोगों को वो भाव देता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसका जो धूर्तता यहीं पे खत्म नहीं हुई। वो लोग बीजेपी पे हमला करते हैं
ये बीजेपी के नेताओं को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसने हर जो वसुंधरा राजे हैं और जो अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, जितने थे, इन सबके सब का नाम उन्होंने लिया कि कैसे इन लोगों ने, मोदी ने, उसके कहने का मतलब मोदी ने किस तरह से इन लोगों को ठिकाने लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अब अगला नंबर योगी का है, 2 महीना बाद योगी को भी मोदी ठिकाने लगा देगा और किस तरह से वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनावेगा। और वैसे भी मोदी जो है अगले साल 75 साल के हो जाएंगे तो उनको अपना पद छोड़ना है। माने जितने तरह की पतंग उड़ाई जा सकती है, जितने तरह के सगुफे उड़ाए जा सकते हैं, इस व्यक्ति ने वो सब के सब मुश्किल से 20 मिनट के अंदर में किया है, मुश्किल से 20 मिनट के अंदर में किया है। और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसके पतंग उड़ाने में उसका सहयोगी बन जाता है। वो उसके लिए जो लटाई पकड़ लेता है कि हाँ आप उड़ाओ, हम हैं पीछे। और इस बार भी दोस्तों यही होगा। लेकिन केजरीवाल का दुर्भाग्य यह है कि उसको अब उसके परिणाम से बचाने वाला कोई नहीं है। अभी ये ईडी के कस्टडी में और ईडी केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये जेल में है। सीबीआई ने इस केस को सबसे पहले लिया था। सीबीआई अगर चाहे तो अभी इसको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन सीबीआई ऐसा करेगी नहीं। इसके मुसीबत के दिन अब आने वाले हैं। दूसरा जो है एलजी ने, आपको दोस्तों एलजी ने क्या किया उससे पहले मैं बताऊं कि बात है क्या। जो एक पन्नू है, वो सिख फॉर जस्टिस का नेता है, वो अमेरिका में रहता है। उसने कई वीडियो बना करके इस पर आरोप लगाया है, 1-2 करोड़ नहीं, 150 करोड़ से ऊपर रुपया उसका दावा है कि उसने केजरीवाल को पंजाब चुनाव के लिए दिया है। और वो वीडियो पर बार बार ये बातें कहता है। और ये जो जानकार हैं वो बहुत पहले से इस बात की शंका जता रहे थे कि पंजाब का चुनाव आखिर इसने कहाँ से ये पैसे पाया जिस पैसे के बल पे वहां पर ये चुनाव लड़ा। ये बहुत पहले से लोगों को खटक तो रहा ही था। लेकिन पन्नू जो पिछले 1-1.5 महीना में जो कर रहा है, जो वीडियो बार बार जारी कर रहा है, उसमें वो स्पष्ट कह रहा है कि मैंने इसको 150 करोड़ से ऊपर रुपए दिलवाए हैं पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए, और उसने पैसे क्यों दिए। एक भुल्लर है जो जेल में पड़ा हुआ है, आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। केजरीवाल ने उसको साइन करके, अब सच है या झूठ है वो कहता है कि हमको साइन करके पेपर में दिया कि हम जो है जब भी पंजाब में सरकार बना लेंगे तो हम भुल्लर की जो सजा है उसको माफ कर देंगे। भुल्लर एक खालिस्तानी है, तो खालिस्तानी समर्थक से पैसा लेने का आरोप आज के तारीख में केजरीवाल पर है। अब मैं बताता हूं कि एलजी ने किया क्या है। किसी भी मुख्यमंत्री पर अगर आप कोई केस चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आप पहले गवर्नर से अनुमति लें। चूंकि दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पे एलजी से आपको अनुमति लेना पड़ेगा। तो एलजी ने एनआईए जांच की अनुमति दे दी है। तो अब इन पे जो कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़, इन पर दुखों का पहाड़ नहीं, पर सब कुछ उतरने वाला है। और एक बात जो मैं इस वीडियो में आपके सामने दावा कर रहा हूं दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जून को बन गई तो आप अगले 1 सप्ताह के अंदर में ये व्यक्ति तो खुद रिजाइन करने वाला है नहीं, ये नहीं करेगा। इसमें लोकलाज नहीं बचा है। जो एक होता है ना संवैधानिक परंपरा, लोकलाज, ये सब ये चाट चुका है, ये खत्म हो चुका है इसके साथ में। तो ये त्यागपत्र तो देगा नहीं, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि 4 जून को अगर मोदी सरकार फिर से आ गई तो अगले 1 सप्ताह के अंदर में इसको इसके पद से हटाया जाएगा। गवर्नमेंट नहीं गिराया जाएगा। गवर्नमेंट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही रहेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये तो दोस्तों कथा है केजरीवाल की। और ये जो जर्नी है पूरा आम आदमी से कैसे आदमी खास बनता है और खास बनने के बाद किस तरह से न्यायपालिका उसको संरक्षण देती है, मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है। न्यायपालिका ने इसको हर बार बचाया है। और इसी को नहीं दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में, सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नंगी आंख से दिखाई देता है कि ये आरोपी है, दोषी है, और उसको किसी न किसी आधार, भाई न्यायालय का विवेकाधिकार का जो अधिकार है उसके तहत तो कुछ भी कर सकती है। तो उसने कई बार सरकार को संकट में डालने के लिए ऐसे फैसले दिए हैं जिसको जो न्यायपालिका के
ट्रांसपेरेंसी और उसकी ईमानदारी पे कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है। हालांकि लॉर्डशिप के पास में अपने दावे हैं, अपने तर्क होंगे, क्या कहा जा सकता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।